यहाँ हम लोग केमिस्ट्री में आज चर्चा करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लास्ट टॉपिक कंडक्टेंस का, जो पार्ट बच गया था प्रीवियस क्लास में उसके बाद का। तो उसके बाद का कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आपको याद होगा कि प्रीवियस वीडियो में हम लोग कंडक्टिविटी क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, कंडक्टेंस में पढ़ रहे थे। ये लास्ट टॉपिक हम लोग सीख रहे थे कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी के बारे में। पूरा फार्मूला वगैरह भी आ चुका था। आज हम लोग उससे रिलेटेड जो है वेरिएशन देखने जा रहे हैं। कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी का वेरिएशन क्या है। तो यहाँ पर देखिए हेडिंग दीजिए आप लोग। हेडिंग दिया गया है वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विथ डाइल्यूशन। ये हेडिंग दे लिए। तो चलिए यहाँ देखते हैं क्या वेरिएशन है कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी का। तो फर्स्ट पॉइंट में देखिए कंडक्टिविटी का वेरिएशन को लिखे हैं यहाँ से। चलिए रीड करते हैं इसको और आप लिखते चलिए साथ में। थ्योरी बेस है ये, फैक्टर अफेक्टिंग एक तरह का है, इसको याद रखना पड़ेगा, ध्यान रखना है आपको। इसके पहले जितना फार्मूला वगैरह कॉन्सेप्ट था प्रीवियस वीडियो में ही बता चुके हैं। अगर वो नहीं देखे हैं वीडियो तो आप देखिए। रेगुलर जो है ये कंटिन्यू हम चैप्टर का वीडियो बनाते गए हैं और इस चैनल पर अपलोड करते गए हैं कंटिन्यू, जिसका ये लास्ट वीडियो होगा। अब यहाँ के बाद ये चैप्टर जो कि आपका 12th क्लास का थर्ड चैप्टर है, ये कंप्लीट होने जा रहा है। इसके बाद हम लोग नया चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। फर्स्ट पॉइंट में देखिए क्या लिखे हैं, कंडक्टिविटी डिक्रीजेज विथ डिक्रीजेज इन कॉन्सेंट्रेशन। मतलब कॉन्सेंट्रेशन के साथ जो है कंडक्टिविटी का अफेक्टिंग होता है। मतलब अगर कंसंट्रेशन जो है घटता है तो कंडक्टिविटी भी घटता है। दिस इज बिकॉज द नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम एंड कैरी द करेंट इन द सॉल्यूशन डिक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन। ठीक है, बिकॉज भी यहाँ पर बता दिया गया। सेकेंड पॉइंट में मोलर कंडक्टिविटी के बारे में बताया गया है कि मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विथ डिक्रीजेज कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के साथ जो है मोलर कंडक्टिविटी का यहाँ पर रिलेशन देख रहे हैं कि इन्वर्सली जैसा है। फार्मूला में भी आपको याद होगा कि मोलर कंडक्टिविटी का जो फार्मूला आया था वो आपका आया था जो है K × 1000 बटा में C। तो C के साथ इसका रिलेशन इन्वर्सली था ही फार्मूला में। तो इसीलिए जो है अगर कंसंट्रेशन घटता है तो ये बढ़ेगा और कंसंट्रेशन अगर बढ़ेगा तो मोलर कंडक्टिविटी घटेगा। दिस इज बिकॉज, ये फार्मूला से भी समझ सकते हैं। यहाँ लिखा गया है द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आल्सो इंक्रीजेज। इट हैज बीन फाउंड दैट द डिक्रीजेज इन K ऑन डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन इज मोर देन, ये कप्पा पढ़ते हैं इसको हम लोग, देन कॉम्पेंसेटेड का मतलब आपूर्ति होता है, आपूर्ति बाय इंक्रीजेज इन इट्स वॉल्यूम। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। यहाँ के बाद देखिए यहाँ लिखे हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी का ग्राफिकल कॉन्सेप्ट को यहाँ समझिए आप लोग। तो मोलर कंडक्टिविटी का ग्राफिकल कॉन्सेप्ट जो है, दो एक्सिस लेना है। एक मोलर, एक जो है लिए हैं यहाँ पर एक्सिस जो है मोलर कंडक्टिविटी के लिए और दूसरा एक्सिस लिए हैं यहाँ पर कंसंट्रेशन के लिए, जिसका ये ग्राफ जो है इस तरह से कर्व हो जाएगा। तो यहाँ के बाद जो है देखिए यहाँ लिखे हैं हेडिंग लिमिटेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी यहाँ पर देखिए क्या है कि द वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी व्हेन द कंसंट्रेशन अप्रोच 0 इज नोन एज लिमिटेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ पर लिमिटेशन मोलर कंडक्टिविटी का डिफाइंड किए हैं, समझ में आ रहा होगा आपको। लिमिटेशन में जो है आपको मोलर कंडक्टिविटी के लिमिटेशन को हम लोग दूसरे वे से मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन भी बोलते हैं, जिसका सिंबल इस तरह से है, बेस में m, यहाँ इनफाइनाइट। द वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी व्हेन द कंसंट्रेशन अप्रोच 0 इज नोन एज लिमिटेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी कहें या मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, यहाँ के बाद देखिए यहाँ लिखा गया है रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड
मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, इनका रिलेशन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेशन भी। तो मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन माइनस बी इंटू अंडर रूट सी। इतना टाइम्स ये इक्वेशन होता है, जिसको डिबे हॉन्कले इक्वेशन भी बोलते हैं। इस इक्वेशन को आपको डायरेक्ट याद रखना है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाता है एग्जाम में, इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, आपको ध्यान बस रखना है इस इक्वेशन को। अब यहाँ पे देखिए वेयर लिखा गया है कि ये क्या है, तो लिखा गया मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन। बी क्या है, जो यहाँ बी है, तो कांस्टेंट विच डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर। ये कांस्टेंट टर्म है जो डिपेंड करता है सॉल्वेंट के नेचर पर और टेम्परेचर पर। सी तो कॉन्सेंट्रेशन ही है। तो इस तरह से ये इतना आप नोट कर लीजिए, थ्योरी बेस है ये। थोड़ा सा वेरिएशन के बारे में बता दिए यहाँ पे, कुछ छोड़ना नहीं चाहते हैं इसलिए ये सब कुछ बता रहे हैं, तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग थोड़ा सा एक दो लॉ है जिसको डायरेक्ट फॉर्म में आपको ध्यान रखना है, तो उसको भी चलिए यहाँ से देख लेते हैं। और हेडक नहीं लेना है, वो लॉ जो है डायरेक्ट ध्यान रखना है जो बताने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, उससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आता है। तो चलिए देखते हैं वो क्या है, मिटाते हैं पहले इसको। चलिए यहाँ से देख लेते हैं ये कोहलरॉज लॉ क्या है। कोहलरॉज लॉ ये लास्ट जो है लॉ है इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का, तो बड़ी ध्यान से इसको भी समझ लिया जाए, है ना। ये वैसे तो एग्ज़ाम में बहुत बार ये आया नहीं है, लेकिन आ सकता है, तो लास्ट है तो लास्ट को तो ध्यान से देख लेना चाहिए एक बार। तो चलिए इसको समझ लेते हैं ये क्या है कोहलरॉज लॉ। KOHLRAUSCH है ना, कोहलरॉज का लॉ क्या है देखते हैं। इट इज स्टेट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो अभी पढ़ रहे थे नीचे, उसके बारे में कुछ कहे हैं। क्या कहे हैं, ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। एक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के बारे में ये कुछ कहे हैं। क्या कहे हैं, ये कैन बी रिप्रेजेंटेड, है ना, इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोलाइट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सम ऑफ द इंडिविजुअल contribution of anion and cation of the electrolytes, है ना, is known as कोहलरॉज लॉ। इसी को कोहलरॉज लॉ कहते हैं। दैट इज समझते हैं, ये जो कहा गया है इसी का मैथमेटिकल फॉर्म जो है कोहलरॉज लॉ यही है मेन। इसको समझेंगे, देखिए यहाँ से। In general, if an electrolyte on dissociation given V पॉजिटिव, अगर मान लीजिए कि इलेक्ट्रोलाइट्स है डिसोसिएट होकर के और वो जो है उसका केटायन पोटेंशियल V प्लस है और एनायन पोटेंशियल V निगेटिव है, तो इस तरह से देन इट्स लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, इस तरह से कंडक्टिविटी का यहाँ डिफाइंड होता है। इसी को कोहलरॉज लॉ कहते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या कहा गया कि इन्फिनाइट डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ डाइल्यूशन इज इक्वल्स टू V पॉजिटिव एंड यहाँ पर ये लिमिटेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी है लेमडा प्लस V निगेटिव केटायन के लिए है, एनायन के लिए है, इंटू लेमडा नॉट। ठीक है, इस तरह से इसी इक्वेशन को जो कि यहाँ पर लॉ में लिखा गया है, सम ऑफ द इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ एनायन, सम जो है कंट्रीब्यूशन ऑफ एनायन एंड केटायन इलेक्ट्रोलाइट्स को, इसी को कोहलरॉज लॉ बोलते हैं। तो इस इक्वेशन को बस ध्यान रखना है, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है, लेकिन अब है तो इसको भी ध्यान रखना है, लिख लेना है इससे, जैसे लिखे हैं यहाँ पर इसी तरह से। अब यहाँ पर एप्लीकेशन क्या है चलिए देख लेते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ द कोहलरॉज लॉ, कोहलरॉज लॉ का एप्लीकेशन देखिए फर्स्ट पॉइंट में लिखे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। इसका जो है एप्लीकेशन है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आप फाइंड कर सकते हैं। डिग्री ऑफ एसोसिएशन डिसोसिएशन आप समझते हो अल्फा से रिप्रेजेंट किए थे, याद होगा। तो अल्फा इजकल टू ये देखिए मोलर कंडक्टिविटी विथ कंसंट्रेशन बाय स्टैंडर्ड मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, ये रेशियो अल्फा से डिफाइंड हुआ।
अब यहाँ से सेकेंड पॉइंट में एप्लीकेशन लिखे हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट के ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स डिफाइंड के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। ये तो इक्विलिब्रियम में ही पढ़े थे, आपको याद होगा ओस्टवाल लॉ ऑफ डाइल्यूशन में। तो के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा, अल्फा इक्वल टू इतना है, हेंस के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक तरह का है जो कि यहाँ पर लिखा गया है डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो के इक्वल टू सी, अल्फा के जगह पर मोलर कंडक्टिविटी सी बाई मोलर स्टैंडर्ड मोलर कंडक्टिविटी का स्क्वायर बाई 1 माइनस मोलर कंडक्टिविटी विथ कंसंट्रेशन बाई स्टैंडर्ड मोलर कंडक्टिविटी। तो ये आप समझ रहे होंगे, दिखाई दे रहा होगा। इसको आप हेडिंग दे करके ये दो एप्लीकेशन को भी नोट करिए। और इसी के साथ जो है ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है आपका, जो कि थर्ड चैप्टर था, चैप्टर नंबर 3 था ये, जो कि कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसी के साथ जो है ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इसको जल्दी से नोट करिए। अब बचता है एनसीईआरटी का कुछ रिमेनिंग क्वेश्चन जो रह गया था कंडक्टेंस से रिलेटेड, तो उसको हम लोग चलिए सॉल्व कर लेते हैं। इसको मिटाने के बाद इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिए, ध्यान रखिएगा इसको। और जितना बताए हैं इस चैप्टर में पूरा नोट्स आप तैयार कर लिए होंगे, एक बार उसको रीड करिए समझते हुए शुरू से अब तक। ठीक है, उसके बाद जो है आप एनसीईआरटी का जितना प्रॉब्लम बताए हैं एक बार फिर से उसको सॉल्व करिए रेगुलर। ठीक है, कंडक्टेंस का क्वेश्चन अभी बता रहे हैं इसको मिटाने के बाद। और फिर जो है आप सॉल्यूशन चैप्टर को भी एक बार रिकॉल कर लीजिएगा, नहीं तो छूट जाएगा तो भूल जाएगा फिर वो। तो 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया है बड़ा आपका केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री का ये। इसके बाद हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं इसको मिटाने के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी का प्रॉब्लम। आपको याद होगा एनसीईआरटी ये निकाल लीजिए पहले। एनसीईआरटी बुक सब लोग निकाल लिए। तो एक्सरसाइज में आइए आप लोग। एक्सरसाइज में आ गए तो आपको याद होगा कि हम लोग ये 3.1 से 6 तक जो है क्वेश्चन बना चुके हैं, जो कि आपका ये क्वेश्चन जो है था 1 से लेकर 6 तक आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड था। तो इसको बना चुके हैं ऑलरेडी, आपको याद होगा। अब यहाँ हम लोग 7 से स्टार्ट करेंगे, 3.7 से। ठीक है, 3.7 क्वेश्चन को पढ़िए। डिफाइंड कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी फॉर द सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, डिस्कस देयर वेरिएशन विथ कंसंट्रेशन। तो ये तो इसका थ्योरी अभी बताए हैं, लिख लीजिए कॉपी से इसका आंसर। डिफाइंड करना है कंडक्टिविटी को एंड मोलर कंडक्टिविटी को डिफाइंड करना है फॉर सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, और साथ ही साथ डिस्कस करना है दियर वेरिएशन विथ कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन का वेरिएशन बता रहे थे ना कि कंडक्टिविटी घटता है तो कंसंट्रेशन भी घटता है, जबकि मोलर कंडक्टिविटी में कंसंट्रेशन अगर घटेगा तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ता है। तो यही लिख लेना है जो कॉपी नोट्स में आपके है। इसका आंसर 7 का आप लिख सकते हैं। इसका आंसर लिख करके हमको जो सेंड जरूर करिएगा, देखेंगे आप क्या आंसर लिखे हैं 7 का। अब चलिए 3.8 से हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। तो क्वेश्चन को लिखिए। लिखा गया है द कंडक्टिविटी ऑफ 0.20 m solution of KCl at 298 केल्विन, ठीक है, इज 0.0248 साइमन से पर सेंटीमीटर। कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी। कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करना है आपको। तो याद करिए मोलर कंडक्टिविटी का फार्मूला। मोलर कंडक्टिविटी का फार्मूला क्या है? तो सिंस मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कप्पा इंटू
1000 बाई कॉन्सेंट्रेशन C। तो या एक और फार्मूला है इसका टू भी। तो कॉन्सेंट्रेशन यहाँ दिया है, देखिए तो गिवन क्या क्या है क्वेश्चन में। तो कॉन्सेंट्रेशन C दिया है 0.20 m RTP पर, और ये किसका यूनिट है, K का यूनिट है ना। तो कप्पा दिया है यहाँ 0.0248 साइमन पर सेंटीमीटर। तो कंडक्टिविटी है, ये कंडक्टिविटी का वैल्यू दिया है, कंसंट्रेशन का दिया है, तो यही वाला फार्मूला यूज होगा। इसको हटाइए तो K के जगह पर रखिए आप 0.02468 है, तो 48 है, और डिवाइड इंटू 1000 बाई C का वैल्यू 0.20। अब इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करिए, आंसर पाइए। तो ठीक है, 8 बन गया यहाँ से 9। देखिए आंसर ज़रूर आप बताइएगा, डिवाइड मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड करने के बाद क्या आ रहा है, यूनिट भी लिखिएगा, ठीक है। और ज़रूर हमको पहुँचाइएगा इसका आंसर आपका क्या आया है। 9 नंबर देखा जाए, द रजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी। क्वेश्चन को नहीं लिखेंगे यहाँ, ठीक है। 9 नंबर आप क्वेश्चन कॉपी पर बुक से देखकर जरूर लिखिएगा, तभी सॉल्व करिएगा। तो 9 को देखिए, हम पढ़ रहे हैं कि द रजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग 0.001 m। तो कॉन्सेंट्रेशन आपको दे दिया है 0.001 m, गिवन है क्वेश्चन में। 9 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। RTP पर रजिस्टेंस दिया है यहाँ 1500 ओम। आगे कह रहा है व्हाट इज द सेल कांस्टेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ, फिर कंसंट्रेशन 0.01 m उतना ही है। KCL सॉल्यूशन है। एट RTP तो कप्पा का वैल्यू 0.146 इंटू 10 का पावर -3 साइमन पर सेंटीमीटर। कैसे जाने की कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी को ही न कैसे कप्पा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यूनिट से पकड़ में आ गया, K का वैल्यू है, ठीक है। कह भी रहा है कंडक्टिविटी ऑफ KCL सॉल्यूशन एट RTP इतना। तो अब आपको फाइंड क्या करना है यहाँ पर, तो कहा गया है कि आपको व्हाट इज द सेल कांस्टेंट। तो सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू, यहाँ लिख लीजिए सीधे, कंडक्टेंस बाई कंडक्टिविटी। तो कंडक्टेंस तो G और बाई K हो जाएगा, यही सेल कांस्टेंट का फार्मूला। इसी रेशियो को सेल कांस्टेंट बोलते हैं। तो G का वैल्यू यहाँ से फाइंड हो जाएगा, G इक्वल टू 1/R होता है। तो R का वैल्यू 1500 दिया है, तो 1/1500 हो जाएगा। तो G के जगह पर 1/1500 लिख देंगे। नहीं, कंडक्टिविटी सेल कांस्टेंट इक्वल टू होता है फार्मूला कंडक्टिविटी बाई कंडक्टेंस। तो बाई G हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना दिया है, तो 0.146 इंटू 10 का पावर -3 डिवाइडेड बाई G का वैल्यू 1/1500। तो ये 1500 ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, आंसर आ जाएगा। आंसर बताइएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करने के बाद क्या रहा है, इसको ऊपर भेजेंगे तो 1500 जाएगा ना, 1/1500 है। तो सॉल्व करके आंसर ज़रूर बताइएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 डाटाबेस है, ग्राफ इसका ट्रेस करना है, इसको छोड़ दीजिए। 11 नंबर देखिए, 11 के बाद जो है 12 से लास्ट 18 तक का क्वेश्चन इलेक्ट्रोलाइट से था, ये सब बता ही चुके हैं। तो 11 नंबर आप देख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो 11 को देखते हैं, इसको मिटाते हैं पहले। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3.11, मतलब 11 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आपके पास भी बुक होगा। लिखा गया है कंडक्टिविटी ऑफ 0.0241 एसिडिक एसिड, मतलब कॉन्सेंट्रेशन दिया है एसिटिक एसिड का। कॉन्सेंट्रेशन एसिडिक एसिड का कितना दिया है, तो 0.00241 m, ठीक है, एसिटिक एसिड का। फिर आगे जो है
के का वैल्यू दिया है, कंडक्टिविटी का वैल्यू दिया है 7.896 इंटू 10⁻⁻5 साइमन पर सेंटीमीटर गिवन है। ये क्वेश्चन में डाटा लिख रहे हैं, क्वेश्चन आप जरूर लिख लीजिएगा बुक से। आगे कह रहा है कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी आपसे पूछ रहा है वाट क्या होगा इतना कंसंट्रेशन पर। फिर आगे कह रहा है इफ़ स्टैंडर्ड मोलर कंडक्टिविटी के एसिडिक एसिड का 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इन्वर्स अगर है, ये यूनिट तो बताए ही थे, इसी का होता है मोलर कंडक्टिविटी का। तो अगर इतना है इफ़, तो देन आपसे पूछ कर रहा है व्हाट इज डिस्कशन, अच्छा डिसोसिएशन कांस्टेंट के का वैल्यू पूछ रहा है। तो सिंस के इक्वल टू पता है आपको, बताया अभी सी अल्फ़ा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फ़ा, और अल्फ़ा कैसे निकलता है तो मोलर कंडक्टिविटी एट कॉन्सेंट्रेशन सी डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड मोलर कंडक्टिविटी, यही रेशियो है। तो सबसे पहले यहाँ मोलर कंडक्टिविटी सी पर फाइंड करिए। तो सिंस मोलर कंडक्टिविटी यहाँ पर हो जाएगा कंडक्टिविटी इंटू 1000 बाई कंसंट्रेशन, तो के का वैल्यू इतना दिया है, देखिए तो 7.89 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 10⁻³ हो जाएगा ना 1000, तो 10⁻³ डिवाइडेड बाई सी का वैल्यू है 0.00241। मल्टीप्लाई करिएगा, एक वैल्यू आएगा, पहले का आंसर हो जाएगा वो। उसके बाद यहाँ लेमडा सी स्टैंडर्ड मोलर कंडक्टिविटी इतना दिया है, तो अल्फ़ा फाइंड कर लीजिएगा। जैसे ही ये वैल्यू आएगा तो यहाँ रखिएगा, और ये वैल्यू दिया ही है, इसको यहाँ रखिएगा, अल्फ़ा का वैल्यू आ जाएगा। जैसे ही अल्फ़ा का वैल्यू आ जाएगा तो के फाइंड हो जाएगा ना। के क्या है, तो के है आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट, जो कि फाइंड करना है डिसोसिएशन कांस्टेंट। लास्ट में नहीं बताया ये सब फार्मूला आपको। तो के इक्वल टू सी का वैल्यू तो यहीं रह जाएगा 0.00241 इंटू अल्फ़ा का जो आएगा वैल्यू, वहीं अल्फ़ा का स्क्वायर करिएगा, डिवाइडेड बाई 1 माइनस जो है अल्फ़ा का वैल्यू रेशियो आएगा, उसको यहाँ घटा दीजिएगा, सॉल्व करिएगा, के का वैल्यू आ जाएगा। और बताइएगा आपका क्या आंसर आ रहा है, चेक करके आपको बताएंगे कि आपका आंसर सही आया है कि नहीं। ठीक है, इस तरह से इसको भी सॉल्व कर लेंगे। अब इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, पूरा क्लियर हो जाता है। एनसीईआरटी बुक का भी एक्सरसाइज पूरा बना लिए हम लोग। अब एक बात आपसे कर लेते हैं इसके बारे में। अभी तक हम लोग 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट जो है आपका सॉल्यूशन बहुत अच्छे से पढ़े हैं, कॉन्सेप्ट के साथ धीरे धीरे पढ़े हैं, लेकिन बहुत अच्छे से इसको भी पढ़े हैं, समझ में आपको आया होगा। नोट्स भी तैयार है, इसका रिवीजन करते रहना है। दूसरा जो अभी चल रहा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो ये भी कंप्लीट हो गया। 3rd चैप्टर था, ये 2nd था। अच्छा से इसको वीडियो के माध्यम से बताए हैं, लेकिन इसको बहुत अच्छे से इसको भी बताए हैं हम लोग। तो दोनों का नोट्स आपके पास होगा। इसके बाद 3 चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री में बचता है। पहला केमिकल काइनेटिक, और उसके बाद सॉलिड स्टेट और सरफेस केमिस्ट्री, जिसमें ये वाला सीबीएसई में तो नहीं आता है इससे क्वेश्चन, लेकिन बिहार बोर्ड वगैरह में आता है। और सरफेस केमिस्ट्री से जो है आता है क्वेश्चन। ये सरफेस केमिस्ट्री एक छोटा सा चैप्टर है। सॉलिड स्टेट भी बहुत छोटा चैप्टर है। केमिकल काइनेटिक थोड़ा बड़ा चैप्टर है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था उसी तरह से है। इससे भी 8 मार्क का एग्जाम में आता है, इससे 5 मार्क का आता है अप्रॉक्स, इससे 4 मार्क का एग्जाम में आता है। तो ये इतना फिजिकल केमिस्ट्री बच गया है अभी हम लोग का, जो कि पढ़ना है। ये दोनों कंप्लीट हो चुका है। जो कंप्लीट हो चुका है उसी पर आपको फोकस करना है।
जो बचा है इस पे तो हमको फोकस करना है ना, इसको हमको समझाना है, कैसे बताना है, ये हमारा जिम्मेवारी है। जो बता दिए उसको आपको कंट्रोल करके अपने पास रखना, ये आपका जिम्मेवारी है। अपना जिम्मेवारी आप पूरा करिए, हम अपना जिम्मेवारी जो मिला है हमको पूरा कर रहे हैं, तो इसको हम बताएंगे। अब देखिए हर साल हम बताते हैं, केमिस्ट्री भी और फिजिक्स का भी चर्चा होता है, मैथ का भी इस क्लास में चर्चा होता है, तो तीनों सब्जेक्ट चलता है बैलेंस के साथ, है ना। ऐसा नहीं कि एक अनबैलेंस हो गया। तो इसका टारगेट सेट है ना, किस तरह से कैसे करें कि एक समय पे जा कर के ड्रॉप हो जाए पूरा सिलेबस, इसका एक जो है पहले से टारगेट रहता है ना। तो आपको हेडक करना नहीं है, क्योंकि हर साल हमारा टारगेट क्या रहता है, आप जो सीनियर स्टूडेंट है उससे कांटेक्ट में अगर हैं, आप पूछिएगा तो बताएंगे आपको, अगर वो ध्यान दिए होंगे तो, कि हम लोग चलते हैं 12th क्लास को लेकर अप्रैल में, और इस बार जो है आपको याद होगा कि हम लोग जो है 12th क्लास मार्च में ही स्टार्ट कर दिए थे, फरवरी के लास्ट में ही स्टार्ट कर दिए थे, है ना। मतलब मार्च में हमको लगता है कि 12th स्टार्ट हो गया था इस बार, 1 मंथ पहले बिफोर। अब इसमें जो हुआ वो आप तो जानते ही हैं क्या क्या हो रहा है अभी, है ना। सब कुछ रुक गया, नहीं तो हम लोग 1 मंथ पहले चले थे इस बार। बहुत अच्छा ये संजोग कहिए इसको। तो अब होता क्या है कि अप्रैल में हम लोग हर साल चलते थे, इसके पहले, ठीक है ना। इस बार बहुत पहले चल दिए थे 12th क्लास को लेकर, आपको बोल भी रहे थे। अब इस बार जो है पहले चलने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन कुछ फ़ायदा ये हुआ कि सॉल्यूशन चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया पहले, नहीं तो अभी उसको कंप्लीट कर रहे होते तो बड़ा दिक्कत होता। तो संजोग सही था हम लोगों का। अब बात जो मेन है उस पर आते हैं। हर साल अप्रैल में स्टार्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं मई और जून के लास्ट में हम लोग 2 चैप्टर कंप्लीट कर रहे होते हैं, ठीक है। जून के लास्ट में 2 चैप्टर का मतलब हुआ वही कि सॉल्यूशन और ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंप्लीट कर रहे होते हैं। अभी भी वही हाल है हम लोगों का, जून के लास्ट में ही हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। मतलब 1 मंथ जो पहले चले थे उसका कोई फ़ायदा एक तरह से कहिए नहीं हुआ, एक तरह से कहिए तो हुआ भी, है ना। ये जो लॉकडाउन हुआ या जो भी कुछ हो रहा है इस वजह से, तो एक फ़ायदा कहीं ना कहीं संजोग से मिला है हम लोगों को, नहीं तो पीछे रहते हम लोग। जून में अभी ये पहला चैप्टर सॉल्यूशन पढ़ रहे होते। तो हम लोग ठीक जा रहे हैं सिलेबस को लेकर। अभी क्या है कि टारगेट ये है कि जो फिजिकल केमिस्ट्री हम लोगों का है, ये लास्ट जुलाई तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। लास्ट जुलाई, समझ में बात आ रहा है। मतलब 1 मंथ में इस 3 चैप्टर को कंप्लीट करना है, हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि हर साल जो है ये होता है ना। मतलब कि हम लोगों का जो अभी आगे जो क्लास होने वाला है थोड़ा सा तेज होगा, है ना। तेज का मतलब ये नहीं है कि इतना तेज़ी से बता दें कि समझ में नहीं आएगा। तेज का मतलब है कंटिन्यूअस एक सीरियस वे से, है ना, इसको लेकर के टारगेट के साथ चलेंगे, और लिमिटिंग वे मतलब लिमिटिंग कंटेंट के साथ जो है एक तरीका के साथ इसको कंप्लीट करेंगे हम लोग, ठीक है। मतलब 3 चैप्टर, केमिकल काइनेटिक, सॉलिड स्टेट, सरफेस केमिस्ट्री। आपको भी तैयार होना है इसके लिए कि हम लोगों के पास अब जुलाई बचा है। अगर जुलाई में फिजिकल केमिस्ट्री हम लोगों का ये जो 3 चैप्टर बचा है कंप्लीट नहीं होता है, तो समझिए कि पीछे हो जाएंगे सिलेबस में, पूरा पीछे हो जाएंगे, है ना। तो इसलिए पूरा एकदम तैयार होना है हम लोगों को कि इस 3 फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर को जुलाई तक, लास्ट जुलाई तक कंप्लीट कर ले। हार्डली ज़्यादा से ज़्यादा 5 अगस्त भी आ जाता है, 6 अगस्त तक भी कंप्लीट होता है तो भी ठीक है, क्योंकि हर साल जो है हमको याद है कि 1 अगस्त को हम लोग ऑर्गेनिक स्टार्ट करते हैं। 1 अगस्त या 2 अगस्त को ऑर्गेनिक स्टार्ट कर देते हैं हर साल, ठीक है। जिसमें आपका 15 दिन ऑर्गेनिक का बेसिक क्लास चलता है, बेसिक ऑर्गेनिक, जिससे कि आपको आगे 12th का ऑर्गेनिक समझ में आ पाए। तो आप समझ रहे होंगे बात को। ऑर्गेनिक का जो 2 पार्ट है आपका, जैसे कि नॉमेनक्लेचर हो गया और आइसोमरिज्म हो गया। तो नॉमेनक्लेचर और आइसोमरिज्म ये 12th क्लास तक का जो चर्चा है हम 11th में ही कर दिए थे, आपको याद होगा। तो यहाँ भी फ़ायदा मिल रहा है हम लोगों को, क्योंकि यहाँ से आप नोट्स बनाए हैं 12th क्लास तक नॉमेनक्लेचर आइसोमरिज्म बता दिए हैं।
तो अब हम लोग को रिएक्शन ही पढ़ना होता है। तो अगस्त में हम लोग 5 या 10 अगस्त तक भी, है ना, टारगेट रखते हैं कि 10 अगस्त को हम लोग को ऑर्गेनिक स्टार्ट कर देना है किसी हालत में, ये टारगेट है। 10 अगस्त को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाना चाहिए। मतलब इससे पहले जो फिजिकल है इसको निपटा लेना है, केमिकल काइनेटिक, सॉलिड स्टेट, सरफेस केमिस्ट्री को, और हम इसको निपटाएंगे, है ना। निपटाने का मतलब ये नहीं किसी तरह से, अच्छा से, धीरे धीरे, ध्यान से, जैसे ये दोनों चैप्टर को पढ़े हैं इससे भी अच्छा से इसको समझेंगे। एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे, और आप देखेंगे कि 10 अगस्त को हम लोग ऑर्गेनिक पढ़ रहे होंगे, है ना। तो ठीक है, इतना ही कहना था, आपसे बात करना था कि हेडक नहीं लेना है। ये तो केमिस्ट्री का बात हो गया। इसके बाद 2 और जो सब्जेक्ट बचते हैं, मतलब मैथ और फिजिक्स, इसका भी यही हाल है, ठीक है। मतलब कि इसके लिए भी टारगेट है। इसमें सर आपको बताएंगे किस तरह से क्या करना है। ये केमिस्ट्री का बात था। तो ऑर्गेनिक 10 अगस्त को स्टार्ट होगा, और उसके बाद बताएंगे कि ये कब तक चलेगा और इनऑर्गेनिक कब स्टार्ट होगा, और लास्ट में जनवरी आते आते पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आप देखते रहिएगा कि जनवरी में हम लोग पूरा 12th क्लास को कंप्लीट कर दिए होंगे, और उसके बाद आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। मतलब थोड़ा भी हम लोग पीछे नहीं होने वाले हैं, है ना। तो यही बात करना था आज के लिए, इतना ही। इस चैप्टर को आप उम्मीद है पूरा अच्छा से नोट करके और क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिए होंगे। आप एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन एक बार फिर से सॉल्व करिए, है ना, खुद से, और एक बार एनसीईआरटी को रीड ज़रूर करिएगा, पढ़िएगा ज़रूर, अब आपको समझ में आएगा वो। तो एक बार एनसीईआरटी बुक को आप रीड करिएगा, और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा फिर से, रिपीट, ठीक है। और इतना करिएगा, अगर जो बात कह रहे हैं हम, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। कैसा भी कभी भी एग्ज़ाम होगा, आप खूब अच्छा से आंसर दे पाइएगा सभी क्वेश्चन का। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम लोग अगले क्लास में। और नेक्स्ट चैप्टर क्या होगा हम अगले क्लास में ही बताएंगे, इसी तीनों में से कोई होगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है।